नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई? तो आप लोग याद रखेंगे विश्व भारती, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, विश्व भारती संस्थान की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों की मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? तो आप लोग याद रखेंगे ब्रायोफाइलम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों की मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? तो वो दोस्तों ब्रायोफाइलम, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की एसआई यूनिट बतानी है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कूलम्ब, ऑप्शन बी। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों वो होती है कूलम्ब, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। क्या है? रिसर्च बेस स्टेशन। यह कहाँ स्थित है? बतानी है कि दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित क्या है? एक रिसर्च बेस स्टेशन है। बताने है कि कहां पर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे अंटार्कटिका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे अंटार्कटिका में स्थित है। क्या है? भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया? तो आप लोग याद रखेंगे उनका नाम है अंशु जमसेंपा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, अंशु जमसेंपा इनका नाम है। इन्होंने दोस्तों 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सबसे तेज कीर्तिमान इन्होंने बनाया। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे वो नाम है अंशु जमसेंपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे विभेदन, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों विभेदन कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है? सतहीय घटना है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे वाष्पीकरण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वाष्पीकरण क्या है? एक सतहीय घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? यही प्रश्न कह रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड अर्थात CO2, यही गैस उत्पन्न होगी। आप लोग याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अपच का इलाज करने के लिए एंटासिड दवा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड दवा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? सरीसृप वर्ग आप सभी को दोस्तों पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे। देखिए जो रेंगते हैं, जो विसर्पण करते हैं, वैसे जीवों को सरीसृप वर्ग के अंदर अंतर्गत रखा जाता है।
कैसा जीव? जो रेंग कर चलते हैं, विसर्पण करते हैं। तो बताने कि इनमें से कौन सा जीव सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे मेंढक। ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेंढक क्या है दोस्तों? सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। मेंढक एक उभयचर प्राणी है। क्या है? उभयचर प्राणी है। बाकी मगरमच्छ, सांप, कछुआ, ये तीनों क्या है? सरीसृप वर्ग में आते हैं। ये तीनों जीव सरीसृप वर्ग में आते हैं। आशा करते हैं आप लोग सरीसृप वर्ग में कौन से जीव आते हैं, सरीसृप वर्ग की डेफिनेशन, परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। सरीसृप जीव किसे कहा जाता है और इनमें से कौन सा जीव संबंधित नहीं है? तो वो है मेंढक। तो ऑप्शन भी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो वो दोस्तों परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय जिम्नास्ट हैं जिन्होंने वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया? यहां बात हो रही है दोस्तों 2017 में। कौन भारतीय जिम्नास्ट हैं जिन्होंने भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान को प्राप्त किए? तो आप लोग याद रखेंगे, इनका नाम है दोस्तों, इनका नाम है दीपा कर्माकर। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, दीपक कर्माकर, जो कि क्या है? एक जिम्नास्ट हैं। इन्होंने वर्ष 2017 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान को प्राप्त किया। बात हो रही है 2017 की। आप लोग इस वर्ष को भी अच्छे से याद रखेंगे। नाम क्या है? दीपा कर्माकर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन बी। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। चलिए बाकी ऑप्शन पर भी एक नज़र हम लोग देख लेते हैं, बाकी विकल्पों पर भी एक नज़र हम लोग डालते हैं। ऑप्शन ए में है खट्टा दूध। देखिए खट्टा दूध में जो एसिड होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। आप लोग याद रखें, खट्टा दूध में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद है चींटी का डंक। चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड होता है। आप लोग अच्छे से ये सभी पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद है इमली। इमली में कौन सा एसिड होता है? तो इमली में टार्टरिक एसिड होता है। आप लोग याद रखेंगे। बाकी तीनों विकल्पों को भी अच्छे से याद रखेंगे। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल। रही बात ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? तो वो है टमाटर। ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा और बाकी विकल्पों को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा काइटिन की। जी हाँ दोस्तों, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन भी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? स्वैच्छिक कार्रवाई या स्वैच्छिक क्रिया, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे दिल की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, दिल की धड़कन क्या है? स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, वॉलेंटरी एक्शन नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। स्वैच्छिक क्रिया का मतलब है तो दोस्तों जो क्रिया हम अपने आप से कर सकें, यानी कि जो मन में आए, जो मन के अकॉर्डिंग कर सकें, मन से कर सकें, वो स्वैच्छिक क्रिया है। लेकिन दिल की जो धड़कन है ये क्या है? ये हमारे दोस्तों काबू में थोड़ी होता है। यह स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है। ये दिल की धड़कन ये खुद से धड़कती है, अनैच्छिक कार्रवाई है। क्या है? अनैच्छिक कार्रवाई है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी कोई वस्तु खरीदना, लेना, कार चलाना, मुट्ठी को बंद करना, ये हमारी स्वैच्छिक क्रिया है। क्या है? स्वैच्छिक क्रिया है। लेकिन दिल की जो धड़कन है ये क्या है? ये अनैच्छिक क्रिया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वह कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि धार्मिक सुधार के क्षेत्र में जिनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिन्होंने ब्रह्म सभा
और ब्रह्म समाज की स्थापना की, उनका क्या नाम है, वे कौन है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे अमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कौन सा अस्थायी ऊतक किसी पौधों को क्या करता है, कठोर बनाता है, मजबूत बनाता है? तो आप लोग याद रखेंगे उस ऊतक का नाम है स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन बी में है इसका करेक्ट आंसर। स्क्लेरेनकाइमा दोस्तों एक ऊतक है जो पौधों को क्या करता है, कठोर और मजबूत बनाता है। आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों एक और पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न से संबंधित है कि जो नारियल का छिलका होता है, नारियल का छिलका इसी ऊतक से बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से। क्योंकि दोस्तों नारियल का छिलका आप सभी देखे होंगे बहुत कठोर होता है, मजबूत होता है, तो वो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से ही बना होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनीकरण के दौरान तो बिल्कुल दोस्तों जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग करके भट्टी का तापमान मापा जाता है? भट्टी का तापमान तो आप लोग याद रखेंगे पायरोमीटर। ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान को मापने के लिए, हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो भट्टी है, भट्टी को भी मापने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों पायरोमीटर का ही प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि जो उच्च तापमान मापा जाता है वो पायरोमीटर से ही मापा जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? भारत के कार्यकारी प्रमुख तो आप लोग याद रखेंगे भारत के कार्यकारी प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी। भारत के कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। और संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो बाकी ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ये भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और भारत के कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जेलेपला और नाथुल्ला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोनों दर्रा बताने की किस राज्य में? तो आप लोग याद रखेंगे सिक्किम में। ऑप्शन ए जेलेपला और नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ है? इंद्रावती नदी पर, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। बताने की किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर है, जिसे दोस्तों भारत के नियाग्रा फॉल कहा जाता है, नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी में है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबक तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर दक्षिण। ऑप्शन बी में है इसका करेक्ट आंसर। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो उत्तर दक्षिण की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार बतानी है तो आप लोग याद रखेंगे फैला हुआ वृत्त। ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों फैला हुआ वृत्त की तरह है ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारतीय सेवा नहीं दोस्तों, यहाँ पे सेना होगा। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? सेना तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? दोस्तों बताने कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो आप लोग याद रखेंगे हाड़ा वंश। ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों हाड़ा वंश की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
यदि आप फिलेथेओ द्वीप में हैं तो आप किस देश में हैं? दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि आप फिलेथेओ द्वीप में हैं तो आप किस देश में हैं? तो दोस्तों आप मालदीव में हैं। किस में है? मालदीव्स में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है? वातावरण के संबंध में एसपीएम का दोस्तों विस्तार पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का मतलब होता है, पूर्ण रूप होता है, क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? दोस्तों पूर्व चोल राजाओं में से किन्हें सबसे महान माना जाता है? आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी करिकला इसका सही उत्तर होगा। करिकला को सबसे महान माना जाता है पूर्व चोल राजाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर स्थापित है? अब दोस्तों बताने कि विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर स्थापित किया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे मेक्सिको में। ऑप्शन भी इसका सही उत्तर होगा। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर स्थापित है, तो आप लोग याद रखेंगे मेक्सिको देश में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।